करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करें, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, रशिया और टर्की मैं नॉर्मली मानता रहता हूं, और कई बार मैंने इस बार मामले में वीडियोस भी बनाई हैं, और सभी बच्चों ने, काफ़ी लोगों ने मेरा अपोज भी किया है कि टर्की ऐसे कर रहा है, टर्की वैसे कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि टर्की और रशिया जो हैं वो नेचुरल एनिमीज़ हैं। दोनों एक दूसरे के इस हद तक एनिमीज़ हैं कि दोनों के इंटरेस्ट इस हद तक कॉन्फ्लिक्टिंग हैं कि दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक दोस्त नहीं रह सकते। और पिछले साल जो भी मैंने इसमें वीडियोस बनाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और बहुत सारे लोगों ने मेरा अपोज करके ये कहा कि हरिमोहन जी आपको पता नहीं है, आप पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं वगैरह वगैरह। आज रशिया के जो हेड ऑफ द ऑपरेशंस हैं, जो पीस कीपिंग फोर्स कहें या कुछ भी, जो सीरिया के अंदर काम कर रहे हैं, उनके एक बयान ने स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर ये कह दिया कि कहीं ना कहीं रशिया के इंटरेस्ट्स को टर्की जो है वो हार्म पहुंचा रहा है। और टर्की की जो एर्दोगान फोर्स है या एर्दोगान के जो सपोर्टर्स हैं, ये टर्किश आर्मी जो सीरियन रिबेल्स जो उनके अगेंस्ट रशिया की आर्मी लड़ रही है, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहुंचा रहे हैं। आर्म्स और एम्यूनिशन पहुंचाने की वजह से कहीं ना कहीं रशिया की वहां पर चिंता बढ़ी हुई है, रशिया परेशानी में आ चुका है। तो दोस्तों, असलियत में सवाल ये है कि ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये सारा मामला सीरिया का है क्या? तो थोड़ा इधर की तरफ आकर देखेंगे, ये आपके सामने नक्शा, और इस नक्शे को बड़े तौर पर देखेंगे तो दोस्तों, असलियत में ये जो देश है, ये सीरिया, ये टर्की, इधर रशिया, और कहीं ना कहीं यहां सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार, जो कि बहुत ज्यादा दोस्त है, या एक गहरा दोस्त और इकलौता गहरा दोस्त बचा है इस मिडल ईस्ट में, जो कि रशिया का है। किसी टाइम पर सद्दाम हुसैन बहुत अच्छा दोस्त होता था, ईरान बहुत अच्छा दोस्त होता था। ईरान अपने रास्ते निकल चुका है, रशिया का दोस्त तो है लेकिन वो वाला लेवल नहीं है। और इराक के अंदर जब सद्दाम हुसैन होता था और रशिया का बहुत अच्छा सपोर्टर होता था, तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके के अंदर रशिया का एक डोमिनेंस था, दबदबा था। अब यहां जैसे ही सद्दाम हुसैन को उखाड़ के फेंक दिया गया और अमेरिका ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया, तो कहीं ना कहीं अब यहां सीरिया के अंदर रशिया का एक स्ट्रांग होल्ड बचा हुआ है। अब क्योंकि सीरिया में रशिया का स्ट्रांग होल्ड बचा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां टर्की का क्या काम, तो ये समझ लीजिए दोस्तों। असलियत में टर्की का एक जो पार्ट है लाइफ का, वो है ड्रीम ऑब्सेशन, या फिर यूं कहें ड्रीम ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जो पुराने टाइम में ऑटोमन एम्पायर होता था, उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करना, पूरा करना, और इसमें एर्दोगान जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो ऑटोमन एम्पायर है, ये तभी पूरा हो पाएगा जब टर्की इस पूरे इलाके के अंदर, खासकर मिडिल ईस्ट में, अपना दबदबा इतनी मजबूती के साथ बना ले कि कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तरफ यहां पर अमेरिका है और दूसरी तरफ यहां पर रशिया है, और इन दोनों के सामने टर्की, जिसका लगभग 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का इलाका और 8 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, इन दोनों बड़े देशों और ताकतवर देशों के सामने टर्की की कोई औकात नहीं है। लेकिन टर्की में एर्दोगान जो है यहां हार मानने की सिचुएशन में नजर नहीं आ रहे, और कम से कम वो सीरिया के अंदर, भाई अमेरिका से तो डायरेक्ट पंगा ले नहीं सकते, तो सीरिया के अंदर डायरेक्ट पंगा लेके और रशिया को कमजोर करके यहां से बाहर करने की तैयारी करके यहां अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। यहां टर्की की चिंता असलियत में यह भी है कि रशिया दोबारा से अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है
और अगर पिछले साल आप लोगों को याद हो कि नागोर्नो काराबाग के मामले और लाइचिन जो कॉरिडोर है उसके मामले में रशिया यहां पर सबसे ज्यादा, भले ही लड़ाई आर्मेनिया अजरबैजान की हुई हो, टर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया हो, इजराइल ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया हो, लेकिन सबसे बड़ी जीत रशिया की हुई क्योंकि रशिया ने यहां पर पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर इस इलाके में अपनी सेना तैनात कर दी है। अब यहां अपनी सेना तैनात करने का असर यह होगा कि इस पूरे इलाके में रशिया का डोमिनेंस बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा और यहां पर टर्की के जो कुर्दिश रिबेल्स हैं जो टर्की की ऐसी तैसी करके बैठे हुए हैं, अगर रशिया चाहे तो कुर्दिश रिबेल्स को खुलकर सपोर्ट कर सकता है और टर्की के अंदर एर्दोगान की सरकार को उखाड़कर फेंका जा सकता है। दोस्तों, यही रीजन है कि रशिया पूरी ताकत के साथ क्योंकि यहां आ बैठा है, तो टर्की एटलीस्ट अपना दूसरे वाला जो सेक्शन है उसे खाली करवाकर वहां अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहता है और बड़े इलाके पर कब्जा करना चाहता है। और यही रीजन है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रशिया यहां से बाहर निकल जाएगा। और जब रशिया यहां से बाहर निकलेगा और अमेरिका यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बशर अल असद से लेकर दूसरी जो रेजिम्स हैं वो कमजोर हो चुकी हैं, तो टर्की को इस पूरे इलाके में अपना डोमिनेंस बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। और क्योंकि टर्की यहां पर अपना डोमिनेंस बढ़ाएगा तो उसके ऑटोमन ड्रीम का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हाल के सालों में होगा। और पिछले 100 साल के अंदर पहली बार टर्की अपनी टेरिटरी को बढ़ाते हुए, अपने एरिया को बढ़ाते हुए नजर आएगा। लेकिन यहां कहीं ना कहीं टर्की का जो एर्दोगान है वो रशिया के पुतिन को, या एर्दोगान जो है वो पुतिन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और इमरान खान जैसे अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां असलियत में समझना पड़ेगा कि जो शेर होता है वो शेर है और वो गीदड़ से हमेशा बड़ा है रहेगा और ताकतवर ही रहेगा। भले ही रशिया की इस समय पर पावर थोड़ी डाउन चल रही है, लेकिन जो इस टाइम पर एर्दोगान आग से खेल रहे हैं, थोड़ी दिन पहले तक अगर आप देखें तो लोग शोर मचा रहे थे कि रशिया ने तो टर्की को S-400 मिसाइल बेची हैं, अब इन दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई है। तो मेरा कहने का, उस समय भी मैं कह रहा था कि भले ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच दिया हो, लेकिन अगर टर्की कभी भी नहीं चाहेगा, टर्की हमेशा चाहेगा कि रशिया उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करने दे और टर्की अपने इंटरेस्ट को बढ़ाए। और टर्की के इंटरेस्ट तभी आगे बढ़ सकते हैं जब रशिया के इंटरेस्ट के ऊपर दबाव पड़े, और रशिया कभी भी अपने इंटरेस्ट के मामले में पीछे नहीं हटता। और यही सिचुएशन यहां पर मौजूद है कि असलियत में रशिया ने टर्की को S-400 भले ही बेच दिए हों और टर्की रशिया से S-400 खरीद कर उस पर एहसान जताकर अपने इंटरेस्ट आगे बढ़ा रहा हो, लेकिन रशिया को कम ना समझा जाए। और जिस दिन उसने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू किया और टर्की को डिस्टर्ब करना शुरू किया, क्योंकि माने या ना माने, यहां एर्दोगान खुद मानते हैं कि जब 2018 में सैनिक आर्मी कू हुआ था और ऐसी सिचुएशन में रशिया ने बहुत तगड़ी मदद की थी एर्दोगान की, तभी ये कुर्सी बचा पाए थे, वरना कुर्सी से उखाड़कर इन्हें बाहर फेंक दिया जाना था। उसी रशिया ने जिसने मदद करी, आज के दिन एर्दोगान अगर उनके ऊपर एहसान जताकर या यूं कहें उनसे दबाव डालकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एर्दोगान गलत सिचुएशन में है। रशिया बहुत ताकतवर है, इसकी पोजीशन सेंट्रल एशिया के अंदर और मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा अभी भी मजबूत है, ब्लैक सी में मजबूत है। और आगे आने वाले समय में अगर ज़्यादा टर्की ने पंगा लिया तो हो सकता है एर्दोगान को कम से कम अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि इस समय पर अमेरिका भी टर्की के साथ नहीं है और टर्की कुछ इमरान खान जैसे दुम छल्ले दोस्तों के दम पर रशिया से पंगा नहीं ले सकता। तो दोस्तों, आगे इस बात के अंदर मेरी कितनी सच्चाई है या किस हद तक मैं आपको मैं इस मामले में सही प्रूव होता हूं, ये भी देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.